हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपायस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, लेकिन उससे भी पहले अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। May this Diwali bring a lot of positivity into your lives, into your souls and into your preparations. देखो, सब लोग सोच रहे होंगे कि आज दिवाली है, आज भी छुट्टी नहीं मिली, आज भी आ गया डीएनए या फिर डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो देखो, इसीलिए आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि बेयर मिनिमम तो करना ही चाहिए। एंड आई थिंक न्यूज़पेपर एंड द हिंदू इज़ द बेयर मिनिमम फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, तो ये तो चीज़ मिस होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी की जर्नी में एक पाप माना जाता है कि अगर आप न्यूज़पेपर को स्किप करते हो तो। ठीक है, तो कोशिश करना जो बेयर मिनिमम है वो तो कर सको। बाकी कल हम लोग छुट्टी रख लेंगे इसकी, द हिंदू एनालिसिस की। आप लोग भी क्या याद करोगे? कल छुट्टी, चलो ठीक है। अब देखो, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी पे आते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो अगर आप ये बिलीव करते हो कि यू कैन, अगर आप ये कर सकते हो, आपको ये बिलीफ है, तो आपने आधा काम कर दिया है। ठीक है, जो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप मन से अगर थोड़ा जीत गए हैं तो आप आधा तो जर्नी को यूं ही जीत गए हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड, ऑलवेज बी पॉजिटिव विद इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव ऑन द अप फ्रंट। ठीक है, गोल्स की तरफ भी पॉजिटिव रहो। अब देखो, आप लोग कई बार देखते होंगे कि सोशल मीडियाज़ पे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स हैं बहुत हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं। पर ये सब जो होता है ना, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड होता है। अगर आप उसको ये समझ पा रहे हो कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, बाहर सब ऐसा दिखाते हैं, एक्चुअल में सब होते ऐसे हैं। ठीक है, तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है। हालांकि लोगों को सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में पोस्ट करना अच्छा लगता है। तो अगर आप इसको चीज़ को समझ पा रहे हो तो बिल्कुल सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, सोशल मीडिया पे लोगों की एकदम हैपनिंग पोस्ट देखकर आप एकदम डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आई वुड सजेस्ट थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लो, क्योंकि यू नीड टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ यूपीएससी। ओके, विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स देखते हैं। GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी हमारे पास कुछ नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखेंगे इंडो पैलेस्टीन रिलेशंस के बारे में, और देखेंगे किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोवैक्सीन का इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के बारे में। ठीक है, इसके बाद हर घर दस्तक, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दूंगी। देन सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस टॉपिक में से लॉन्ग रोड आउट ऑफ जेल। तो यहाँ पे बात की गई है कि बेल के बाद भी लोगों को यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया जाता जेल से। तो ये क्या पूरा इशू है, प्रिजन रिफॉर्म से कुछ कुछ है रिलेटेड। ठीक है, तो इसको देखेंगे। देन ऑन डीलिंग विथ फॉल्स क्रिमिनल केसेस, तो ये एक एडिटोरियल आया है। देखो, कल भी हमने पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज भी इसका एक्सटेंशन ही आया है। ठीक है, तो उसका आप काइंड ऑफ फॉलोअप समझ सकते हैं, पर इश्यूज थोड़े अलग हैं। ओके, GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में। ठीक है, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आज मैंने आपको एथिक्स डोज की जगह एक चीज़ दी है, एक क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग इकोनॉमी। ठीक है, MCQ है, आपको मुझे इसका आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो, पहला हमारा आज का आर्टिकल है कोवैक्सीन गेट्स WHO's इमरजेंसी यूज नोट। तो देखो, कोवैक्सीन जो कि इंडिया की वैक्सीन है, इंडिजिनियस कोरोना की वैक्सीन है। ठीक है, इंडिजिनियस वैक्सीन है कोरोना की, उसको यहाँ पे WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंसी यूज नोट मिल चुका है। तो देखो, पहली चीज़ तो हमारे इंडिया में कोरोना की कौन कौन सी, कोविड की कौन कौन सी वैक्सीन चल रही थी, तो एक थी कोवैक्सीन। ठीक है, और एक थी कोविशील्ड। जो कोवैक्सीन है वो बनाई है भारत बायोटेक ने। ठीक है, और कोविशील्ड बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, विथ एक्स्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से कोविशील्ड को WHO ने इमरजेंसी यूज़ नोट दे दिया था, यानी कि इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में शामिल कर लिया था। अब इस इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग का मतलब क्या है? देखो, WHO की जो इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो कोवैक्स
कोवैक्स एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं और कोवैक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि क्या करेगा, ये WHO की जो इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग है ये क्या करेगी, जिस भी वैक्सीन को ये इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग मिलती है या इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस मिलता है, उस वैक्सीन को यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोवैक्स सीधे खरीद सकता है, ठीक है, फॉर यूसेज। तो अब कोवैक्सीन को भी यहाँ पे ये WHO का नॉड मिल गया है, कोविशील्ड को ऑलरेडी मिला हुआ था। इससे एक सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि इंटरनेशनली अगर मुझे ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यूएस जाना है, तो यूएस अगर कोवैक्स का पार्ट है, कोवैक्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हो, एक ग्रुप समझ सकते हो, एक फोरम समझ सकते हो मेंबर कंट्रीज़ की, जिसमें कि कोविशील्ड ये कोविड की वैक्सीन्स को रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें कही गई हैं, यहाँ बताई गई हैं कि किस तरह से यहाँ पे कोविड की वैक्सीन्स को लेकर अप्रूवल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्सन हूँ ABC और मुझे यहाँ पे यूएस जाना है। अब यूएस जब तक मुझे एंट्री नहीं देगा, जब तक यूएस ने जिस वैक्सीन को ऑथराइज़ किया हुआ है वो वैक्सीन मैंने ना लगाई हो, जैसे कि ABC जो मैं हूँ, इसने अगर कोविशील्ड लगाई होती, आज से थोड़ा टाइम पहले की बात कर लो, तो अगर मैंने सिर्फ कोविशील्ड लगाई होती, दोनों डोसेज लिए होते, तो फिर मुझे यूएस का वीज़ा मिल जाता, यूएस में एंट्री मिल जाती। लेकिन जब तक कोवैक्सीन को यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला था WHO का, तब तक अगर मैंने कोवैक्सीन का यहाँ पे टीका लगवाया होता, वैक्सीनेशन करवाया होता, तो मुझे यूएस में एंट्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि WHO ने उसको ऑथराइज़ नहीं किया था, कोवैक्सीन को। कोविशील्ड को किया था, इसीलिए मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही थी। अब दोनों को ही यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो देखो, WHO इमरजेंसी यूज लाइसेंस फॉर कोवैक्सीन हैज़ कम आफ्टर 12 करोड़ डोसेज। तो यहाँ पे पहली बार जब 11 मंथ्स में 12 करोड़ डोसेज दिए गए कोवैक्सीन के, इसके बाद यहाँ पे WHO ने इसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दिया है, किसको? कोवैक्सीन को। अब देखो, यहाँ पे ये भी बताया गया है ये किस बेसिस पे दिया गया है, तो ये कुछ स्टडीज़ के बेसिस पे, कुछ रिसर्चेस के बेसिस पे दिया गया है। किन रिसर्चेस के बेसिस पे? तो देखो, एक स्टडी ये बोलती है कि कोवैक्सीन जो है वो 93% यहाँ पे इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग सीवियर कोविड-19। ओके, इसके अलावा ये कहती है ये स्टडी कि ये कोवैक्सीन जो है लगभग 65% इफेक्टिव है अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ डेल्टा वेरिएंट। ओके, अब ये देखो, कोवैक्सीन मैंने बताया भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाई थी, और कोवैक्सीन को हमने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमने आसपास की कंट्रीज़ में भी इसको एड के तौर पे दिया है, ठीक है। इंडिया में तो दिया ही है अपने सिटीजन्स को, बाकी आसपास की कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एड के फॉर्म में इसको दिया है, जैसे कि म्यांमार, पैराग्वे, जिम्बाब्वे, इन सभी को, मॉरिशस, ईरान, इन सभी को हमने एज एन एड और या फिर आप कह सकते हो एज एन ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे हमने कोवैक्सीन इनको प्रोवाइड की थी, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, ये जो है कोवैक्सीन जो है ये होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है अगेंस्ट SARS-CoV-2, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में इसको शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है फॉर 18+ पॉपुलेशन, यानी कि 18 से ज़्यादा की अगर आपकी एज है, यानी कि आप एक अडल्ट हो, तो ही आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो कोवैक्सीन को, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अभी तक इसको रिकमेंड नहीं किया गया है, ठीक है। और इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग जो है ये एक प्री रिक्विजिट का काम करती है। कैसे? जो कोवैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, कोवैक्स क्या है, एक इनिशिएटिव समझ सकते हो, एक फोरम समझ सकते हो, जो कि वैक्सीन सप्लाई को मॉनिटर करती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग से क्या होगा कि कोवैक्स जो फोरम है, इनिशिएटिव है वैक्सीन सप्लाई का, इसके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं वो इसमें इसको रेगुलेटरी अप्रूवल दे सकती हैं जिस भी वैक्सीन को ये अप्रूव करते हैं। यानी कि देखो, आसान भाषा में समझो, WHO ने यहाँ पे कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया, ठीक है, कोवैक्सीन को लाइसेंस दिया, इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस दिया। अब क्या हो सकता है कि जो भी लोग कोवैक्सीन लगवा के इन कंट्रीज़ में आना चाहेंगे जो कि कोवैक्स का पार्ट है, उनको यहाँ पे एंट्री मिल सकेगी अगर वो कंट्री यहाँ पे उनको रेगुलेटरी यहाँ पे अप्रूवल दे देती है तो, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। अब देखो, इसको थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग क्या है। तो ये मैंने सीधे WHO की साइट से लिया हुआ है, ठीक है। इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में क्या बताया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़, WHO की इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग प्रोसीजर जो है ये एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर है। ये एक्सेस करता है कि देखो, जब भी इमरजेंसी होती है तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप यहाँ पर बैठ के वैक्सीन को अप्रूवल दो, ठीक है, इंटरनेशनल अप्रूवल दो या लाइसेंस दो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। उसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ़ है, कितने रिस्क
एसोसिएटेड हैं, कितने ट्रायल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल जो है या इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग प्रोसीजर जो है, यहाँ पे जो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है, ठीक है, थेरापेटिक्स हैं या फिर डायग्नोस्टिक्स हैं, इन सभी को यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है, फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के केस में इनको अप्रूवल दिया जाता है। किनको? 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, याद रखना, 3 चीज़ों को यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में शामिल किया जा सकता है। कौन कौन? वैक्सीन है, उसके बाद थेराप्यूटिक्स है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स है। ये 3 चीज़ों को यहाँ पे इसमें शामिल किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और परफॉर्मेंस डाटा के बेसिस पे मॉनिटर होती है कि किस किस को ये अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो, एलिजिबिलिटी क्या है, 3 प्रोडक्ट्स के लिए इसको दिया जाता है, वैक्सीन, थेरापेटिक्स और इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि जो डिसीज़ है, द डिसीज़ फॉर विच द प्रोडक्ट इज इंटेंटेड इज सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग एन आउटब्रेक, epidemic or pandemic, and it is reasonable to consider the product for EUL assessment। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस भी वैक्सीन को आप यहाँ पे या जिस भी थेरापेटिक्स डायग्नोस्टिक को आप इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल करवाना चाहते हो, उस जो उससे एसोसिएटेड डिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग होना चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग होना चाहिए, एपिडेमिक पेंडेमिक कॉज करने का उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। तो कोविड इज़ वन ऑफ देम। इसीलिए कोविड के रिगार्डिंग जितनी भी वैक्सीन और ड्रग्स आ रहे हैं उन्हें इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी जा रही है। इसके अलावा existing products have not been successful in eradicating the disease or preventing the outbreaks। तो देखो, अगर आपको पता है कि अभी जो existing products हैं उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी कैपेबल नहीं है आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस नए ड्रग, इस नई वैक्सीन, इस नए डायग्नोस्टिक टेस्ट को लाने की, तभी आप उस नए ड्रग को या फिर वैक्सीन को या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट को यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दोगे, ठीक है। यानी कि अभी जिनको अप्रूवल मिला हुआ है वो कैपेबल नहीं है इस एपिडेमिक को, इस पेंडेमिक को कर्ब करने के लिए, तब जो भी दूसरा नया आएगा ड्रग, वैक्सीन या डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। इसके अलावा द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कंप्लायंस विद करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ उस प्रोडक्ट को बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट होगा वो यहाँ पे पूरी तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करने का यहाँ पे जिम्मा उठाएगा, ठीक है। एंड अप्लाई फॉर WHO प्री क्वालिफिकेशन वंस द प्रोडक्ट इज लाइसेंस्ड। तो जैसे ही उस प्रोडक्ट को लाइसेंस मिल जाता है वो फिर यहाँ पे WHO के प्री क्वालिफिकेशन के लिए भी इसको अप्लाई करेगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको अगर आ जाए तो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बता दूँ उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रब कर देती हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर हमने तो ये बात कर ली कि यहाँ पे इंटरनेशनल अप्रूवल किस तरह से मिलेगा, इमरजेंसी अप्रूवल, लेकिन क्या इंडिया में भी इसका कोई प्रोविज़न है? इंडिया में भी इसको ऐसा किया जा सकता है क्या, इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के रिगार्डिंग कोई भी अभी तक लॉ नहीं बनाया गया है। हालांकि इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के नाम से एक्सप्लिसिटली तो कोई लॉ नहीं है, लेकिन इसको एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। 2019 के रूल्स में ही इसको लाया गया है, ठीक है। 2019 के रूल्स में ये कहा गया कि यहाँ पे एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस हो सकती है। देखो, कोई भी अगर इंडिया के जो लॉज हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, जिसके अंदर सारे ड्रग्स को मॉनिटर किया जाता है, तो अगर इसके अंतर्गत आपको किसी भी ड्रग वैक्सीन के लिए यहाँ पे लाइसेंस चाहिए तो लगभग कम से कम 4 साल यहाँ पे आपको लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना टाइम आप नहीं दे सकते क्योंकि पेंडेमिक हो गया था कोविड, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया प्रोविजन लाया गया जिसका नाम था एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है, जो कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। इसमें क्या है, इन सच सिचुएशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग अप्रूवल टू अ ड्रग दैट इज स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट इज मीनिंगफुल थेरापेटिक बेनिफिट। तो यहाँ पे अगर कोई ड्रग, कोई वैक्सीन अगर अभी भी ट्रायल्स में है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट की हो सकती है, मीनिंगफुल हो सकती है पेंडेमिक के दौरान, तो उसे यहाँ पे एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस में शामिल किया जा सकता है। देन accelerated approval may also be granted to a new drug if it is intended for the treatment of serious life threatening conditions,
ठीक है। अगर कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए वो नया ड्रग काम आ सकता है तो उसे भी यहाँ पे एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि इफेक्टिवनेस के बेसिस पे भी मिलता है और एडिशनल पोस्ट लाइसेंस स्टडीज़ के बेसिस पे भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है जितने भी हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के काम होते हैं, ठीक है। ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है रिगार्डिंग ड्रग्स एंड वैक्सीन इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे मॉनिटर कौन करता है ड्रग्स कॉस्मेटिक्स वगैरह के रेगुलेशन को, तो ये करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 एंड रूल्स ऑफ 1945, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही, इस एक्ट के अंतर्गत ही जो ये बॉडी है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है अप्रूवल देने के लिए, किस किस को, ड्रग्स को एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह जो है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे CDSCO करती है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ओके। ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं। अब आई होप आपको समझ आ गया इमरजेंसी यूज़ लाइसेंसिंग क्या है, हमारे इंडिया में क्या प्रोविजन है, ये सब कुछ आपको समझ आना चाहिए। अब देखो एक आर्टिकल था, ये द हिंदू की अपनी स्टडी है, ठीक है। क्या स्टडी है, डिस्पाइट बेल लॉन्ग रोड आउट ऑफ जेल। तो देखो यहाँ पे आर्यन खान को जब से ये अरेस्ट किया गया है रिगार्डिंग दिस ड्रग्स केस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिजन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। एक नई चीज़ यहाँ पे नोटिस की गई है, वो ये है कि बेल मिल जाने के बाद भी लोगों को आसानी से रिलीज़ नहीं किया जाता जेल से, ठीक है। कभी कभी 7 दिन लग जाते हैं, कभी 20 दिन लग जाते हैं, कभी कभी महीने लग जाते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए आफ्टर बेल 2। लेकिन यहाँ पे आर्यन खान को देखो 1 दिन के बाद ही यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया, और उनको वो 1 दिन भी क्यों लगा, बिकॉज ऑफ द डिलेज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखो ये तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी के बेटे हैं इसलिए इनको मिल गई बेल, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो पावर्टी रिडन हैं, जो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड्स पे कर सकें या फिर इस तरह के प्रोसीजरल डिलेज को यहाँ पे टैकल कर सकें, बड़े बड़े वकील कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बेल मिल जाने के बाद भी काफ़ी समय तक वो अंडर ट्रायल बन के प्रिजन्स में रहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये उनकी सिविल लिबर्टीज़ का वायलेशन है, ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, ठीक है। हालांकि ये भी चीज़ समझ आई गई है यहाँ पे कि जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को यहाँ पे बेल के बाद रिलीज़ कर दिया गया है 1 दिन के बाद ही, ये चीज़ कही गई है कि ये चीज़ बाकियों के साथ भी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा मूव है जो कि बाकियों के साथ भी होना चाहिए। यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत जिसके पास पैसे हैं, जो बड़े बड़े वकील कर सकता है, सिर्फ उन्हीं के केस में ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, एक केस स्टडी बताई गई है कि एक साइड पे तो आर्यन खान है जिनको बेल मिली और अगले दिन उनको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया जेल से। इसके बाद यहाँ पे एक केस स्टडी बताई गई है एक फैज़ान नाम के एक लड़के की जो 19 ईयर्स का है और उनको रॉबरी के केस में अरेस्ट किया गया था, ठीक है। उनको यहाँ पे सितंबर 24 को बेल मिली, लेकिन अक्टूबर 16 को यहाँ पे उनको लीगल हर्डल्स से टैकल कर पाए वो, और यहाँ से उनको रिलीज़ कर पाए, ठीक है। यहाँ से उनको रिलीज़ मिला, यहाँ से पुलिस ने उनको रिलीज़ किया। तो लगभग 20 दिन का यहाँ पे डिफरेंस पड़ गया बेल में और रिलीज़ होने में, ठीक है। और यहाँ पे फैज़ान के केस में लगभग 50,000 रुपये का यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड पे करने का कहा था कोर्ट ने। और ये श्योरिटी बॉन्ड क्यों साइन करवाती है या पे करने को बोलती है कोर्ट, कि कभी आपने बेल प्रोविजंस को वायलेट किया या फिर कभी आप भाग गए तो आपका उतना पैसा यहाँ पे अटका रहे, इसलिए श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे इम्पोज करती है कोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैज़ान का ये कहना था कि वो एक छोटी सी नौकरी करता है, फादर भी लेबरर हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर हैं, तो वो कैसे इतना पे करेगा। लेकिन उनके बाद में कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और अल्टीमेटली उनको ये पे करना पड़ा। तो बेसिकली इस केस स्टडी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो बेल प्रोसीजर है ये तो फिर भी आसान है, लेकिन रिलीज़ होने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा है। इसमें देखो कई सारी चीज़ें होती है, इसमें प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, एड्रेस वेरिफिकेशन के दौरान बेल में आपने एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन कौन करेगी, पुलिस करेगी। अब पुलिस उस जगह पे जाए, उस जगह को वेरीफाई करे, उसमें कम से कम 7-10 दिन लग जाते हैं। इसके कारण यहाँ पे रिलीज़ में डिले हो जाता है। इसके अलावा कई सारी माइनर एरर्स हो जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जिसके कारण डिले हो जाता है। तो इन सभी के कारण क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी जो है उन लोगों की, उन विक्टिम्स की, उन एक्यूज्ड की कह लो आप, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज टेक पे आ जाती हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ यहाँ पे कही हुई है कि यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड्स के कारण, एड्रेस वेरिफिकेशन के कारण, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के कारण ये सब हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा था, एक सिस्टम बनाने की बात की थी जिसका नाम था फास्टर, ठीक है, FASTER, फास्टर नाम दिया गया था। ये बेसिकली क्या था, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि हम जो भी कोर्ट, जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स पास करती है, जो भी पुलिस, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स पास करती है, जो भी हल्के फुल्के माइनर एरर्स हैं, उन सब के रिगार्डिंग यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे हम यहाँ पे जेल अथॉरिटीज़ को ऑर्डर्स पास करें, सो दैट इतना ज़्यादा जो डिले होता है वो डिले ना हो, ठीक है। तो ये एक डिजिटलाइजेशन के थ्रू भी ये चीज़ को कर्व किया जा सकता है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब देखो थोड़ा इसको डेप्थ में जाके देखें तो सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट की स्टडीज़ हैं, ठीक है, कि जेल्स जो हैं आज की डेट में लगभग 150% तक ओवर क्राउडेड है। मतलब अगर उनमें 100 लोगों को रखने की क्षमता है उस जेल में, तो उस जेल में 150 लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी बताई गई है, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 2 of every 3 persons जो है, 2 of every 3 person incarcerated in India have not been convicted of any crime। तो लगभग 3 में से हर 2 लोग जो हैं वो अभी तक कन्विक्ट नहीं किए गए हैं। मतलब आप सोचो अंडर ट्रायल्स कितने हो गए। अच्छा, अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जिनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही है लेकिन अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, ना वो कन्विक्ट हुए हैं ना वो एक्विक्ट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कन्विक्ट्स हैं जेल में, ये बढ़ गए लगभग 1.5% से, 2012 से 13 के बीच में लगभग 1.5% बढ़े थे। लेकिन अभी जो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स है वो 9.3% है, लगभग 10% अंडर ट्रायल्स हैं जिनके ऊपर कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। अब ये अंडर ट्रायल्स के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज है पॉपुलेशन जज रेशो। तो देखो इंडिया में जो पॉपुलेशन जज रेशो है वो है 1 million टू 12 जजेस, ठीक है। तो 12 जजेस जो हैं वो 1 million पॉपुलेशन के ऊपर आते हैं। जबकि यूएस में क्या है, लगभग यूएस में 1100 जजेस आते हैं 1 million पॉपुलेशन के ऊपर। तो देखो इतना बड़ा गैप है, ठीक है। इसके कारण बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो जाती है केसेस की, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स की पेंडेंसी हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिले होता है बेल मिलने में, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में भी डिले होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुलिस पर्सनल्स की शॉर्टेज है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन सिस्टम इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की कमी है। फिर पावर्टी और इलिटरेसी बहुत है। जो अंडर ट्रायल्स हैं उसमें से 70% काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट या फिर सेमी लिटरेट हैं। तो इनको पता ही नहीं होता, इनको अवेयरनेस ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, इनको पता ही नहीं है कि लीगल एड कैसे मिलेगी, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे पब्लिक डिफेंडर कैसे मिलेगा, और अगर इनको पता है तो ये मिल नहीं पाता इनको आसानी से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बेल सिस्टम के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि जो रिच पीपल हैं उनको बेल के बाद आसानी से रिलीज मिल जाता है एंड इनफैक्ट इजीली बेल भी मिल जाती है, और लेकिन जो पुअर पीपल हैं उनको बेल भी नहीं मिलती और बेल मिलने के बाद रिलीज भी उनको आसानी से नहीं किया जाता, ठीक है। अब लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस थी इस पूरे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और ये रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी अंडर 268 रिपोर्ट। इसमें पहली चीज़ क्या कही गई थी? इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सन को विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर रहे हो आप पुलिस पर्सनल के तौर पर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर्सन को, जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हो, उसको सारी लीगल रेमेडीज़ के बारे में बताओ कि उसके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं यहाँ पे बेल के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ पे डिसाइड कर लें, ये एक रिकमेंडेशन इन्होंने दी है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इफ़ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइंड्स द अंडर ट्रायल्स इज नॉट अ पोजीशन टू पे श्योरिटी बॉन्ड, देन पर्सन शुड बी अलाउड बेल विदाउट पेइंग द श्योरिटी बॉन्ड्स। तो देखो श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, श्योरिटी बॉन्ड्स जो है पुलिस या फिर कोर्ट क्यों इम्पोज करती है? वो इम्पोज करती है सो दैट जिस भी पर्सन को हम बेल दें वो कहीं भागने जाए, वो कोई यहाँ पे वायलेशन ना करे बेल्स का। अगर ऐसा करता है तो ये जितने भी पैसे लिए गए हैं श्योरिटी के अंतर्गत वो कोर्ट के हो जाएंगे या फिर वो स्टेट के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कहा गया है रिकमेंडेशन में कि जिस भी पर्सन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो श्योरिटी भर सके, उसको बिना श्योरिटी के भी यहाँ पे बेल मिलनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि पंचायत में एक अलग फंड बनाना चाहिए जो कि इन लोगों की हेल्प करे जिनके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते श्योरिटी पे करना, ठीक है। जो भी लोग उस पंचायत, उस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और जो भी श्योरिटी नहीं पे कर सकते, उसका वो खामियाजा की पंचायत में जो फंड गया है, फंड बनाया जाएगा, उससे पे किया जाए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है एक। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बेल प्रोविजंस जो हैं सेक्शन 436A में बताए गए हैं, CRPC के यहाँ पे सेक्शन 436A में बेल प्रोविजंस
प्रोविजंस दिए गए हैं इसको अमेंड करने की बात है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जिन भी लोगों ने अपना 1/3, देखो अगर सपोज किसी ए पर्सन ने किसी का कुछ चोरी करी, कुछ रॉबरी करी, ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जांपल एक्स सज़ा होती है या 3 साल 4 साल सज़ा होती है। अगर 3 साल मान लो, 3 साल सज़ा होती है और किसी पर्सन ने उसके लिए 1 साल सज़ा काट ली है, ठीक है, और अभी तक उसकी प्रोसीडिंग्स ही खत्म नहीं हुई, अभी तक यही नहीं पता चला कि वो कन्विक्ट है कि एक्विट है, तो ऐसे केस में अब उसे रिलीज मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कही है लॉ कमीशन ने। एक चीज़ और कही है कि जिन भी लोगों को यहाँ पे, जिन्होंने भी हीनस क्राइम्स करने का, जिनके ऊपर भी एक्यूजेशन है, जिनको अगर पनिशमेंट मिलती है तो 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों को, अगर उन्होंने यहाँ पे आधा अपना सेंटेंस काट लिया है, फॉर एग्जाम्पल 7 साल की सज़ा मिलती है तो यहाँ पे 3.5 ईयर्स उनको हो गए हैं एज एन अंडर ट्रायल, मतलब अभी तक उनके ऊपर कन्विक्ट या एक्विट का चार्ज नहीं लगा है और आधा उन्होंने अपना सेंटेंस कवर कर लिया है, तो भी उनको यहाँ पे रिलीज मिल जाना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कोट इन मेंस, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ओके। आगे बात करते हैं। पैलेस्टाइन पीएम कॉल फॉर इंडियन सपोर्ट। तो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक तरह से गुहार लगाई है, हेल्प की बात की है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इजराइल पैलेस्टीन का इशू आई होप आप सभी को पता होगा। इजराइल, देखो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। सबसे पहले ये पूरा जो लैंड था ना अरब एरिया के पास, ये पैलेस्टाइन का हुआ करता था। यहाँ पे अरब लोग रहते थे, अरब मुस्लिम्स, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे माइग्रेशन हुआ जर्मनी से, यूरोप से, जो ज्यूज आने लगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यूज आने लगे और यहाँ पे जब बहुत सारे ज्यूज इकट्ठा हो गए तो इन्होंने ये कहा कि हम इस जगह को, इस टेरिटरी को अपना बनाएंगे और यहाँ पे हम एक ज्यू नेशन बनाएंगे। उसको देखते हुए सारे ही ज्यूज, जो मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूज थे, वो इस एरिया में आके बसने लगे। अब क्या हुआ, इन्होंने अरब मुस्लिम्स को यहाँ से खदेड़ना स्टार्ट किया और ज्यूज ने यहाँ पे अपना एरिया बसाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है, इस टेरिटरी का, वो ज्यूज का है, जिसका नाम है इसराइल, ठीक है। और कुछ कुछ एरिया जो ये ऑरेंज में दिख रहा है, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये रह गया है सिर्फ अरब मुस्लिम्स का, जिसको कहा जाता है पैलेस्टाइन, ठीक है। अब पैलेस्टाइन जो है वो इंडिया से ये मदद मांग रहा है कि आप हमारे साथ यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारे सपोर्ट में खड़े होइए, ठीक है। और ऐसा कब कहा, देखो COP26 की मीटिंग में यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हैं, वहाँ पे ये भी आए हैं, पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं और इन्होंने कहा कि इंडिया को हमारी हेल्प करना चाहिए, इंडिया को मिडिल ईस्ट में अपना इंटरफेरेंस बढ़ाना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए और यहाँ पे पैलेस्टाइन के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिलवाना में इंडिया को हेल्प करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा है पैलेस्टाइन, देखो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी बदली है। शुरू में जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी तब हम पैलेस्टाइन की साइड हुआ करते थे, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। और जब बहुत ही कम कंट्रीज़ ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया हुआ था तब हमने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। तो इसीलिए पैलेस्टाइन को थोड़ी हमसे उम्मीदें हैं। इसके बाद क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे यहाँ पे हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट हुई टूवर्ड्स इसराइल। तो आज की डेट में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्लाइन है टूवर्ड्स इसराइल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पैलेस्टाइन चाहता है कि उसको इंडिया का सपोर्ट मिले और इसीलिए भी इंडिया इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। और अगर इंडिया खड़ी हो जाती है पैलेस्टाइन के सपोर्ट में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है पैलेस्टाइन को ओवर द इंटरनेशनल फोरम्स, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये कही गई है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है पैलेस्टाइन के, उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि आपके पास, इंडिया के पास अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की यहाँ पे पार्टनरशिप भी है आपके पास, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा मुद्दा उठा सकते हैं कि पैलेस्टाइन को यहाँ पे उनके राइट्स मिले। दूसरा यहाँ पे ये भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अभी इंडिया एक मेंबर कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कही है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी क्यों आप एक मेंबर कंट्री हो तो भी आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के दायरे से, ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से हमारी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा गया है। अब अगर रिसेंट में बात करूँ, रिसेंटली क्या हुआ था, तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही, यहाँ पे ये बात की गई थी। यहाँ पे इजराइल ने ये कहा, देखो यहाँ पे पैलेस्टाइन मांग रहा था कि हमें यहाँ पे, पैलेस्टाइन की एक ऑर्गेनाइजेशन है शाहिद नाम की, वो ये मांग रही थी कि हमको यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए UN इकोसॉक में। लेकिन इजराइल ने इसको अपोज किया कि नहीं, पैलेस्टाइन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, ये चीज़ कही, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रपोजल के ऊपर वोटिंग हुई और इंडिया यहाँ से एब्सटेन कर गई, यानी कि इंडिया ने यहाँ पे कुछ भी वोटिंग नहीं की, ठीक है। तो इसको लेकर पैलेस्टाइन काफ़ी नाराज़ हो गया था इंडिया से कि पहले तो आप बड़ी बात करते थे डेमोक्रेसी की, बड़ी बात करते थे
ह्यूमन राइट्स की। अब क्या हुआ, अब जब बारी आई आपकी हमारी हेल्प करने की तो आपने हेल्प नहीं करी, ठीक है। उसके बाद अभी देखो इंडिया के, मैं आपको समझाती हूँ कि इंडिया क्यों अभी इजराइल की तरफ चला गया है। और इनफैक्ट इजराइल के साथ इसी साल 2022 में हम यहाँ पे इसराइल के साथ 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पे मनाने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली मैं समझाती हूँ। तो इंडिया की जो पॉलिसी है इसराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। पहले हम काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे इन टर्म्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी, अभी हम काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, ठीक है। हम अभी रियलिस्टिक हैं। देखो इंडिया वॉज द नेशन ऑफ गांधी, और गांधी जी बहुत ज़्यादा मानते थे सर्वधर्म समभाव में, टॉलरेंस में वगैरह में, ठीक है। ये सारी चीज़ों में गांधी जी बहुत मानते थे, इसीलिए इंडिया की भी वैल्यूज़ उस टाइम पे इसी तरह की हुआ करती थी। अब जब इंडिया को ये पता चला कि जो मेन लैंड है, लैंड पैलेस्टाइन वाले लोगों का है, मुस्लिम लोगों का है, अरब लोगों का है, लेकिन ज्यूज़ इस पे आके कब्जा कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया ने पैलेस्टाइन का साथ दिया था, ठीक है। पोस्ट 1948 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो था इकलौती ऐसी कंट्री था, इकलौती ऐसी नॉन अरब कंट्री था जिसने 13 कंट्रीज़ ने देखो टोटली पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन दिया था 1948 में। लेकिन इन 13 कंट्रीज़ में से इकलौती नॉन अरब कंट्री इंडिया था जिसने कि यहाँ पे पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया और इसका अपोज किया कि यहाँ पे इसका पार्टीशन नहीं होना चाहिए। यूएन एक रिजोल्यूशन लेके आया था पार्टीशन प्लान को लेकर पैलेस्टाइन का, तो इसमें अगेंस्ट में हमने वोट किया था, ठीक है। हम तब पैलेस्टाइन के साइड ही थे। 1975 में इंडिया जो था पहली नॉन अरब कंट्री बना जिसने कि पीएलओ को यहाँ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज किया, और इंडिया में इसने एक ऑफिस खोलने के लिए इनवाइट किया पैलेस्टाइन के ऑफिसर्स, पैलेस्टाइन की जो गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। 1988 में क्या हुआ, when the PLO declared an independent state of Palestine with its capital as East Jerusalem, India granted recognition immediately। तो इंडिया ने यहाँ पे पैलेस्टाइन में जब अपना अलग कंट्री, अलग कैपिटल यहाँ पे घोषित किया 1988 में, तो इंडिया ने उसको तुरंत यहाँ पे रिकॉग्निशन दे दिया। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे प्रो पैलेस्टाइन थे, ठीक है। टिल 1988 टिल 1990s हम यहाँ पे प्रो पैलेस्टाइन थे। लेकिन 1992 में, मतलब 1990s में हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की। देखो इससे पहले क्या था, हमें यूएसएसआर का सहारा हुआ करता था 1990s के पहले, ठीक है। आपको पता होगा जो 1975 की वॉर थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, उसमें भी अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यूएसएसआर हमारे सामने आके खड़ा हो गया था, और उसी के कारण, यूएसएसआर के कारण ही कहीं ना कहीं हम ये वॉर जीत पाए थे, ठीक है। तो यूएसएसआर हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था बिफोर 1990s के बाद क्या हुआ, जैसे ही कोल्ड वॉर भी एंड हुई, यहाँ पे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज बन गई जो खुद के ही दुखों में घुसी हुई थी। उनके खुद के ही दुख बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी कंट्रीज बनी थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी, तो इनके खुद के दुख बहुत ज़्यादा थे। तो हमको समझ आया कि यूएसएसआर तो अब हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा, अब हमारे काम कौन आएगा, अब हमारे काम ज़्यादा आएगा यूएस, ठीक है। अब यूएस हमारे काम, क्योंकि यूएस के साथ हमको यूएस के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और यूएस जो है वो यूएस में एक अलग ही ज्यूज़ की लॉबी है, और ज्यूज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, अगर हमारी इजराइल के साथ अच्छी बनती है, बातचीत होती है, तो हम यहाँ पे यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना पाएंगे। पहली चीज़ इंडिया को ये समझ आई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझ आई कि इजराइल हमसे कब से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को भी इंडिया का रिकग्निशन चाहिए था, क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जब वर्ल्ड की बड़ी, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री आपको रिकग्निशन देती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी, इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिकग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे इजराइल को भी यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा साथ चाहिए था, और इजराइल इसके लिए कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था। ये भी चीज़ देखी इंडिया ने। तीसरी चीज़ ये देखी कि इजराइल ने यहाँ पे वाटर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, ठीक है। और इजराइल हमारी हेल्प भी करने को तैयार था। जब हमारा जो यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह आया था उसके बाद इजराइल हमारी हेल्प करने के लिए भी तैयार था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने थोड़ा सा आइडियलिस्टिक से रियलिस्टिक मोड में आए हम, और हमने अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा छोड़ा, और हमने फॉरेन प्रिंसिपल्स को, फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को पकड़ा। इससे पहले हमारे प्रिंसिपल्स क्या कहते थे कि यहाँ पे 2 स्टेट पॉलिसी को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे 2 स्टेट्स को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे पूरी तरह से पैलेस्टाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैलेस्टाइन का लैंड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इंडिया खुद एक भुक्तभोगी था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बनाया था, तो इंडिया एक खुद भुक्तभोगी था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। लेकिन यहाँ पे बाद में रियलिस्टिक हो गया इंडिया, ठीक है। और बाद में फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल, कि नेशनल
इंटरेस्ट आपका सबसे यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होता है. देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फोर्स इन फॉरेन पॉलिसी. व्हाट इज परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट. तो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हम थोड़ा सा रियलिस्टिक तरफ आए और हमने इसराइल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया और इसराइल के साथ अल्टीमेटली 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए. समझ गए. तो इस तरह से हमारा फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला. अब यहाँ पे 2017 की मैं बात करूँ तो देखो 2017 में इंडिया की पोजीशन क्या थी. इंडिया पैलेस्टाइन कॉज को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था और साथ में इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा था. इंडिया चाहता है कि यहाँ पे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल शांति से पीसफुली 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंच जाएं. मतलब इसराइल वाला जो है इसराइल को एरिया मिल जाए, पैलेस्टाइन वाला पैलेस्टाइन को एरिया मिल जाए, बिना किसी के बीच में झड़प के. ठीक है, पीसफुली दोनों हो जाए ये काम. पोस्ट 2017 अभी क्या हमारा यहाँ पे टेक है. पोस्ट 2017 हमने पैलेस्टाइन के बारे में ज़्यादा कुछ बातचीत करी नहीं है. हम मेनली इसराइल के बारे में ही फोकस कर रहे हैं. और यहाँ पे ये समझो कि ईस्ट जेरूसलम के ऊपर जो फोकस है उसको हमने यहाँ से हटा लिया है. ईस्ट जेरूसलम को हम यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं करें अपने स्टेटमेंट्स में. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड है कि हम थोड़ा सा इसराइल की तरफ ज़्यादा झुकाव है हमारा. ठीक है, हालांकि हम पैलेस्टाइन को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे बिकॉज ऑफ आवर प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक शेयर रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं. हम यहाँ पे बैलेंस बना के चल रहे हैं टू बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म विच इज़ अ वेरी गुड बैलेंस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, तो आपको ये इवोल्यूशन मुझे समझाना था कि पैलेस्टाइन की तरफ से हम इसराइल की तरफ किस तरह से आए और क्यों आए. क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट इसराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे. ठीक है, इसीलिए हमें इसराइल की तरफ आना बहुत ज़रूरी था. आगे बढ़ते हैं. देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें अब यहाँ पे डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने की ज़रूरत है अब. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डाटा आया जिसमें ये पता चला कि फर्स्ट डोज लगवाने वाले लोग थे 78%. ठीक है, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन में से 78% पॉपुलेशन ने फर्स्ट डोज लगवा लिया है. लेकिन सेकंड डोज कितनों ने लगवाया? सिर्फ 38% ने. ठीक है, तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग अभी बचे हुए हैं सेकंड डोज लगवाने के लिए. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोर टू डोर जाइए, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डोर टू डोर जाइए और वैक्सीन लगा के आइए. इस कैंपेन का नाम था हर घर दस्तक कैंपेन. ठीक है, हर घर दस्तक कैंपेन या फिर नॉक एवरी डोर स्टेप कैंपेन. ठीक है, इसको हर घर टीका नाम भी दिया गया. ठीक है, तो ये छोटा सा एक कैंपेन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने चलाया है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, डोर स्टेप वैक्सीनेशन को रिगार्डिंग है ये. देन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को यहाँ पे अपग्रेड करने की, रिवाइज करने की बात की है. अब देखो ये रिवाइज फ्रेमवर्क क्या होगा. सबसे पहले तो ये जनवरी 1, 2022 से लागू होगा और यहाँ पे असेट क्वालिटी, लेवरेज वगैरह जो है ये की एरियाज रहेंगे मॉनिटरिंग के. ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आरबीआई जो दूसरे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको रेगुलेट करती है. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अगर बैंक यहाँ पे कुछ भी गलती करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, मिस्टेक करता है, तो उसको किस तरह से वार्निंग के तौर पे ही करेक्ट करना है वो काम करती है आरबीआई थ्रू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. ठीक है, तो पीसीए इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विथ वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय आरबीआई. तो आरबीआई के सीधे निगरानी में आ जाते हैं ऐसे बैंक्स जो कि थोड़ी सी भी गड़बड़ करने लग रहे हैं या फिर जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको यहाँ पे सीधे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आरबीआई ले लेती है. ठीक है, सो दैट वो फेल ना हो जाए. ठीक है, आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क 2002 में इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और यहाँ पे उन अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स को पूरी निगरानी में रखा जाता है आरबीआई के, जिनके जो वल्नरेबल हैं, कि जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी वल्नरेबल है, जिनके जो सक्सेस है वो वल्नरेबल है, तो उनको यहाँ पे आरबीआई सीधे अपनी निगरानी में रखती है सिंस 2002. इसके अलावा जिनके भी एनपीए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनको भी यहाँ पे पीसीए में रखा जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा जाता है. इसके अलावा देखो जो फ्रेमवर्क रिव्यू हुआ था वो 2017 में हुआ था. ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे अकॉर्डिंगली. कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लगता है. तो देखो ये तब लगता है जब कुछ रिस्क थ्रेशोल्ड्स आप ब्रीच कर दो. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि आपका जो एसएलआर है और सीआरआर है ये इतना होना चाहिए, अगर आपने इसको ब्रीच कर दिया तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग सकता है. एनपीए की जो प्रॉब्लम चल रही है अभी, नॉन परफॉर्म्ड असेट्स की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें अगर लिखा है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन अब आपकी बैंक का 8% है तो आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग सकता है. ठीक है, मतलब आप सीधे आरबीआई की निगरानी में आ जाते हो और आरबीआई आपके कुछ एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं? असेट क्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट किए जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे, और इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे थ्रेशोल्ड यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं.
अब दो तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एक होते हैं मैंडेटरी, एक होते हैं डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी वाले कौन से होते हैं? देखो, जैसे कि डिविडेंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, ब्रांच एक्सपांशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, उसके बाद डायरेक्टर के कंपनसेशन के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये सब मैंडेटरी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आरबीआई के ऊपर डिस्क्रिशन भी है कि अगर आरबीआई को लगता है कि उतना ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियली वीक नहीं है ये बैंक, अभी थोड़ी सी वार्निंग देके इसको छोड़ा जा सकता है, तो आरबीआई के ऊपर है डिस्क्रिशन के ऊपर कि उसको कितने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। फॉर एग्जांपल लेंडिंग और डिपॉजिट्स के ऊपर भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आरबीआई। ठीक है, अब देखो, अगर किसी बैंक के ऊपर पीसीए लग जाता है, ट्रिगर हो जाता है, तो वो बैंक क्या करती है? तो यहाँ पे बैंक्स जो हैं जिसके ऊपर भी पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा हुआ है, उनको ये अलाउड नहीं होता है कि वो अपनी टू रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट्स, तो कॉस्टली डिपॉजिट्स को यहाँ पे वो रिन्यू या एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंक्स विल हैव टू लॉन्च अ स्पेशल ड्राइव टू रिड्यूस द स्टॉक्स ऑफ एनपीए को यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, जिनको एनपीए नहीं पता है, मैं बता देती हूँ छोटा सा, कि सपोज मैं पर्सन हूँ ए, मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, 10 करोड़ रुपए का मैंने लोन लिया। ठीक है, अब मैंने इस बैंक को बोला कि मैं आपको चुका दूंगी, ठीक है, लेकिन 90 डेज में भी मैंने इसका कुछ भी इसका 90 डेज में मैंने इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं चुकाया है। ठीक है, और 90 डेज तक अगर मैं इसका नहीं चुकाती हूँ, तो ये जो मेरे 10 करोड़ मैंने बैंक से लिए हैं, इसको बैंक टैग दे देता है एनपीए का, यानी कि नॉन परफॉर्म्ड असेट का। मतलब कि ये जो असेट था पहले बैंक का, अब वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, उसके चांसेस कम हो गए हैं कि ये वापस रिकवर हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये एनपीए एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पे बैंक्स के ऊपर आरबीआई ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाती है, और उसके बाद बैंक्स को क्या करना पड़ता है? एनपीए को कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो नई लाइंस पे भी बिजनेस जो कर सकती है पहले बैंक्स, उसको भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बैंक्स को। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात हो गई। अब एक छोटा सा यहाँ पे एडिटोरियल है रिगार्डिंग फॉल्स क्रिमिनल केसेस। तो देखो, अभी देखा जा रहा है एक ट्रेंड बढ़ गया है फॉल्स क्रिमिनल केसेस का। कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए हैं फॉर वल्नरेबल सेक्टर्स लाइक विमेन, लाइक SC ST। ठीक है, इनको कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए हैं इनके लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इनका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे कि सेक्शन 498A जो है आईपीसी का, वो क्या कहता है? वो बात करता है कि अगर कोई भी जो विमेन है, मैरिड विमेन है, उसके जो इन लॉज हैं वो, या उसके हस्बैंड जो हैं वो अगर उसके ऊपर क्रुएलिटी करते हैं, तो यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है और इसमें सीधे आपको सज़ा हो सकती है। इसका सेक्शन 304B जो है आईपीसी का, डाउरी डेथ से रिलेटेड, इसका, ठीक है, SC ST एक्ट जो है 1989 का, इसका, इन सभी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को फंसाने के लिए या अपना बदला निकालने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि एक पहला केस आप देखो, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे सेक्शन 498 के अंतर्गत जो पावर्स दी गई हैं वो तो सब सही रहेंगी, लेकिन आप किसी को भी अरेस्ट करने के पहले इन्वेस्टिगेट करोगे, एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाओगे। ठीक है, पहले प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है कि कहीं वो लॉ जो है वो मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को आप इन्वेस्टिगेट करके ही अरेस्ट करोगे। लेकिन फिर 2018 में एक और जजमेंट आता है जिसका नाम था सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट इसको मना कर देती है कि जो यहाँ पे पहले रिकमेंडेशन दी थी वो नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि अगर आप बात करते हो कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनानी है, तो ये जुडिशरी का काम नहीं, ये लेजिस्लेचर का काम है, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल काम हो गया। इसके अलावा सीआरपीसी के अगेंस्ट भी जा रही है ये सारी चीज़ें, तो ये आप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखो, सुभाष काशीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस आता है, जो कि SC ST एक्ट के मिसयूज़ के रिगार्डिंग आता है। और इसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस करता है तो। ठीक है, ये चीज़ कही गई थी इस जजमेंट में सुभाष काशीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्र केस। ठीक है, तो यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि नहीं, यहाँ पे ओवररूल कर देती है इस जजमेंट को, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये ऐसा होता है तो जो प्रोटेक्शन हमने दिया है SC STs को, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे उसके बाद यहाँ पे आप उनको अरेस्ट करोगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा जो प्रोटेक्शन दिया है उसका। और ये भी चीज़ कही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई पर्सन फॉल्स रिपोर्ट यहाँ पे कर रहा है या फिर मिसयूज़ कर रहा है, तो ये उस पर्सन की, इन पर्सन यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग है, ये किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कास्ट फैक्टर के कारण नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ये रूलिंग्स नहीं लगा सकते।
अब यहाँ पे देखो एडिशनल गाइडलाइंस लाना ये जुडिशरी के पास नहीं है, ये सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकता है। तो ओनर्स अब सारा का सारा पुलिस के ऊपर लाया करता है। क्यों? क्योंकि देखो इन लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना बिना मिसयूज के ये पुलिस के ऊपर है। कैसे? अगर पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है इन स्पेशल लॉज को, तो यहाँ पे किसी भी इनोसेंट पर्सन को बचाया जा सकता है उसके मिसयूज से। ठीक है, अब यहाँ पे अरेस्ट ज़रूरी है, लेकिन ये अरेस्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ आपके पास अथॉरिटी है, SC ST का कोई पर्सन आया आपके पास, उसने बोल दिया कि मेरा इस पर्सन ने एक्सप्लॉइटेशन किया है, आप उसको जाके अरेस्ट कर दो और यहाँ पे कोई बेल भी ना मिले, ये पूरा तरीके से सही नहीं। आप उसके अगेंस्ट पहले इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत करो। आपके पास जब जस्टिफाइड रीजंस हों कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब जाके आप उसको अरेस्ट करो। ठीक है, सिर्फ किसी SC ST पर्सन को ये अथॉरिटी मिली है, ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप किसी भी पर्सन को जाके अरेस्ट कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और केस की बात की है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी बताता है कि CRPC में जो सेक्शन 436A है, ये बात करता है कि यहाँ पे अरेस्ट के पहले नेसेसिटी आपको बतानी पड़ेगी, नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की। फिर यहाँ पे यह बात की हुई है कि लीगल रेमेडीज़ क्या है अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एक्ट को मिसयूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 498 जो है उसको यहाँ पे मिसयूज़ किया जाता है, या फिर SC ST एक्ट को यहाँ पे मिसयूज़ किया जाता है आपके अगेंस्ट, तो आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आप क्रिमिनल एक्शन को इनिशिएट कर सकते हो उस पर्सन के खिलाफ जो आपके अगेंस्ट झूठी कंप्लेन करा रहा है। दूसरी आप ये कर सकते हो कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हो सीधे जाके। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौथी चीज़, आप यहाँ पे डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कि बाद में जब आप प्रूव हो जाते हो कि आप एक्विट हो, आपने कुछ नहीं किया, तब आप डैमेजेस के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे NCRB का कुछ डाटा दिया गया है कि जो 498A जो कि बात करता है कि अगर विमेन के अगेंस्ट कुछ भी यहाँ पे क्रूएलिटी हो रही है हस्बैंड की तरफ से या इन लॉज की तरफ से, तो उस केस में जो हस्बैंड या इन लॉज को जेल हो सकती है। उस केस में 498A के केस में पता चला है अभी तक कि सिर्फ 5% कन्विक्ट मिले हैं। ठीक है, सॉरी, सिर्फ लगभग 5% केसेस जो हैं वो फॉल्स मिले हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, डाटा गलत बता दिया मैंने। अबाउट 5% ऑफ द केसेस जो थे वो फॉल्स थे। ठीक है, इसके अलावा SC ST एक्ट की मैं बात करूं तो लगभग इसमें 12% केसेस फॉल्स पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। इतने भी लोग क्यों फालतू में यहाँ पे भुगते हैं जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहा गया है कि पूरा ओनस जो है ये पुलिस के ऊपर आता है कि पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे बिफोर अरेस्टिंग समबडी। ठीक है, क्योंकि इनका जो मिसयूज़ का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है ऐसे लॉस का। तो ये पूरा आर्टिकल था। ठीक है, इसके बाद ये आपके लिए एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पॉज करके देख लो और फिर एंड में मुझे फीडबैक में मतलब कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी कल हम यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस नहीं लेने वाले, मिलते हैं फिर परसों। ठीक है, so that was all for today. Thank you for watching.